सबसे पहला और मेजर प्रॉब्लम जिसके लिए डॉक्टर्स आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो है पेन, आप बोल रहे हो। Right. तो उसको रिलीफ कैसे करें? बहुत बोला जाता है कि बॉटल फीड मत करो क्योंकि दांत खराब हो जाएंगे, और थम सकिंग मत करने दो बच्चे को, मिस अलाइनमेंट हो जाएगी। ये कितना सच है और हाउ डू यू स्टॉप? आप बच्चे को रोक नहीं सकते बहुत जल्दी से। The major problems that comes are कि early caries हो जाती हैं दांतों में. That's one of a very major problem, like more than 30 to 40%. जैसे मिस अलाइनमेंट की बात अगर हम करें तो वो भी अर्ली एज में थम सकिंग से होती है सच में? Thumb sucking is a kind of a habit. There are a lot of different kind of a habits. माउथ ब्रीदिंग भी मिस अलाइनमेंट कर देती है। स्पेशल किड्स के बारे में मतलब जो बच्चे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम से डील कर रहे हैं, उनमें देखा जाता है कि उनके दांत थोड़े मतलब ज़्यादातर खराब होते हैं। ऐसा क्यों है और क्या कर सकते हैं पेरेंट्स उनको हेल्प करने के लिए? जैसे 4 साल से लेकर 10-12 साल तक। अगेन द स्टडीज़ आर अलार्मिंग, राइट? 60 to 80% बच्चे इस एज ग्रुप में आर गोइंग थ्रू डेंटल प्रॉब्लम्स अगेन। इम्प्लांट्स, ब्रेसेस, हम बात करते हैं इस बारे में तो बड़ा ही दर्दनाक सा फील होता है और डर लग जाता है कि ओहो अब क्या होने वाला है। तो क्या है ये? व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू एंड इज इट रियली पेनफुल? बच्चों को टूथपेस्ट यूज नहीं करना चाहिए। It's a big myth. Basically, if there are teeth, they need oral hygiene maintenance. Hello and welcome to yet another episode of my podcast Beautifully Candid with Gurpreet #keeping it real. Friends, आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे इम्पॉर्टेंट चीज़ के बारे में जो आपको ना सिर्फ खाने में मदद करते हैं पर ऑल्सो दे हेल्प यू इन मेकिंग योर स्माइल ब्यूटिफुल। यस, यूर राइट, हम दांतों के बारे में बात करने वाले हैं। दांत एक ऐसे मोती हैं जो भगवान जी ने हमें दिए हैं और उनका ख्याल रखना हमारे लिए ही बेहतर है। डेंटल हेल्थ, ओरल केयर बहुत इंपॉर्टेंट है। वेदर इट इज़ अ बेबी और अ टॉडलर और अ यंग टीनेजर, यंग एडल्ट या फिर कोई एक सीनियर सिटीजन, सबको दांतों से लगाव होता है और दांतों का दर्द सबसे बुरा होता है। तो हमने सोचा क्यों ना आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करें विच विल इंक्लूड dental care for infants at an early age. It will also include topics like bottle tooth decay, thumb sucking, lip biting से क्या issues होते हैं और ऐसे बहुत सारे बच्चों से related topic. But इसके अलावा हम ये भी बात करेंगे कि implants और braces क्या होते हैं, कैसे करवा सकते हैं। And to help us navigate through all these topics, today we have a very special guest, Dr. Ankush Bhardwaj, who is not only an expert in dentistry, but he is also a great implantologist. Welcome, doctor, and thank you for joining me today. Thank you, Gurpreet. It's my pleasure being here, and I'll try to answer all the questions as clearly as possible. So whoever so listen to this podcast will surely get the benefit. Thank you so much, doctor. Intent यही है कि ये podcast masses तक जाए और help करे। तो डॉक्टर शुरू करते हैं इन्फेंट्स हेल्थ के बारे में। As per the studies, approximately 30 to 50% of babies within the age of 0 months to 3 years have some or the other dental issues. मतलब ये वो उम्र है जब तो बच्चे खाना भी स्टार्ट नहीं करते अच्छे से। तो ऐसे क्या इश्यूज होते हैं बच्चों में? प्रॉब्लम्स वहाँ से शुरू होती हैं पेरेंट्स की अनअवेयरनेस से। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि पेरेंट्स पूरी तरह अवेयर नहीं होते। दे आर सम ऑफ द पेरेंट्स आर क्या कहते हैं, दे आर फर्स्ट चाइल्ड, तो उनके पास उतना नॉलेज नहीं होती। दे आर न्यूक्लियर फैमिली नाउअडेज, तो उतनी नॉलेज प्रोवाइड करने वाला कोई होता नहीं है। तो बेसिकली क्या है कि मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स हमारे पास आ जाते हैं 4 months 5 months। अच्छा, दे आर मोर एक्स्ट्रा अवेयर कि अभी तक दांत आए नहीं है। राइट। तो कभी कभार हम बोलते हैं मैम अभी एज ही नहीं हुई है तो दांत कैसे आ जाएंगे। अच्छा, सो इतना अर्ली भी परेशान मत होइए। द राइट एज इज अराउंड 6 to 7 months ऑफ एज। ओके। कि जब दांत आने शुरू होते हैं। किसी के दांत थोड़े से डिले भी आते हैं, उसमें भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। डिलेड इरप्शन इज ऑल्सो देयर। कितना डिले? 7.5 months। उसके बाद 8 and above अगर हो जाए देन देयर इज अ कंसर्न, गो टू अ पर्टिकुलर डॉक्टर एंड गेट द राइट एडवाइस। ओके। सो बट लेकिन आप 4-5 months में ही ओवर कंसर्न होने लग जाओ तो दैट्स नॉट अ राइट थिंग। ओके।
तो अगर आपके बच्चे के जब टीथ इरप्शन होने शुरू होंगे, सो वन ऑफ द फैक्ट कि बच्चा इरिटेट होता है, मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स सेज कि बच्चा जो है बहुत इरिटेटेड रहता है डॉक्टर, ही और शी क्राइज अ लॉट. सो नथिंग टू वरी, देयर इज इट्स अ नेचुरल प्रोसेस. जब टीथ इरप्ट करते हैं तब आपको स्लाइट पेन डिस्कम्फर्ट आएगा ही. एक कॉमन एग्जाम्पल अगर आप ले लो, विजडम टूथ प्रॉब्लम, जो कि शायद 17, 20, 21 की एज में जाके आती है, उस टाइम भी पेन होता है, स्वेलिंग आती है, पेशेंट फील, इवन द एडल्ट फील द डिस्कम्फर्ट. तो बच्चा नहीं डिस्कम्फर्ट फील करेगा, ही और शी विल आल्सो फील द डिस्कम्फर्ट. आपके तो एक विजडम टूथ आ रहा है, उसके तो कितने सारे दांत आ रहे हैं. तो सबसे पहला और मेजर प्रॉब्लम जिसके लिए डॉक्टर्स आपके पास पेशेंट्स आते हैं वो है पेन, आप बोल रहे हो. Right. तो उसको रिलीफ कैसे करें? सो बेसिकली आप इरिटेशन जो है उनके गम्स में, उस वक्त आप उसको इस तरीके से रिलीव कर सकते हैं कि जस्ट वॉश योर हैंड्स प्रॉपरली and give a very gentle massage to the gums, so it will relieve the irritability of the gums. You can provide there are lot of toys nowadays that are available in the market. पहले के ज़माने में तो नहीं होते थे, but nowadays there are lot of toys that are available, like teethers हैं जिनके अंदर जेल्स फिल होते हैं. You can provide that thing to the your toddler, और उसको वो बाइट ऑन करेंगे तो he or she will feel relax. ओके. एंड डॉक्टर, टीदर की बात कर रहे हैं तो आजकल बहुत और भी आ गए हैं. नीम टीदर्स आ गए हैं, यू नो, नेचुरल रबर टीदर्स आ गए हैं. There are aloe vera teether also. इज दैट what you should be using, या let's stick to the basics, वो liquid teethers? See, किसी भी तरह के अगर आप टीथर प्रोवाइड कर रहे हो अपने चाइल्ड को, so first thing is that you should clean the teether properly before providing it. Right. Sterilize it properly, clean it properly, then only provide that teether to the child. अगर वो टीथर यहाँ वहाँ पड़ा है, बच्चे ने उठाया, उसने माउथ में डाल लिया, तो द मोस्ट कॉमन थिंग जो हर पेरेंट्स की प्रॉब्लम होती है, कहते हैं, और फिर बाद में आंसर आता है, अरे दांत निकल रहे हैं, वो इसलिए लूज मोशंस हो गए हैं, या ये दिक्कत हो रही है, वो दिक्कत है. नहीं, जब दांत निकलते हैं तो वो इट्स काइंड ऑफ वी हैव अ फेजेस इन लाइफ. दैट फर्स्ट फेज इज कॉल्ड एज ओरल फेज, जिसमें जब टीथ इरप्ट होते हैं तो टॉडलर की टेंडेंसी होती है कि हर चीज को माउथ में डालने की. तो अगर बच्चे में ये टेंडेंसी है, आपके पास टीथर पड़े हैं या कोई और चीजें पड़ी हैं, बच्चा उठा के उन्हें माउथ में डाल रहा है, तो वो सारा बैक्टीरिया उसके माउथ में डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जा रहा है. सो देयर द कंडीशन स्टार्ट ऑफ डायरिया और लूज मोशन, व्हाटएवर यू से. ओके. एंड डॉक्टर, और क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं? जैसे बहुत बोला जाता है कि बॉटल फीड मत करो क्योंकि दांत खराब हो जाएंगे, और थंब सकिंग मत करने दो बच्चे को, मिस अलाइनमेंट हो जाएगी. ये कितना सच है, और हाउ डू यू स्टॉप? आप बच्चे को रोक नहीं सकते बहुत जल्दी से, तो कितना सच है और ये क्या करें? सी, हाउ डू यू स्टॉप का अगर मैं आंसर दूं तो पेरेंटिंग इज नेवर एन इजी जॉब. सो इट्स अ डिफिकल्ट जॉब. सो टू स्टॉप अ चाइल्ड, it's purely a behavior modification. So you have to do your job. Okay. The other thing is the major problems that comes are कि early caries हो जाती हैं दांतों में. That's one of a very major problem, like more than 30 to 40%, and it's a written data. Okay. But I think it's much more than that. Okay. I see these things in every second and third child to be true. And early caries क्या है, अगर आप थोड़ा सा explain करें? Early caries basically they are nursing bottle caries that we call it. Okay. It is because of feeding of bottle. आप most of the time आप देखोगे कि जब child सो रहा है, most of the parents used to कि bottle लगाई, बच्चा सो गया, दूध पीते पीते सो गया. अच्छा. And the last gulp, the last sip, if you open the mouth of a sleeping toddler at that time, तो वो मिल्क अभी भी माउथ में होल्ड है. अच्छा. वो उसने अंदर पूरा नहीं लिया. आपने बच्चे को दूध के साथ ही सुला दिया जबकि उसकी ओरल कैविटी में वो मिल्क होल्ड पे था. एंड नाउ द caries स्टार्ट द वर्क. राइट. तो बेसिकली बॉटल इशू नहीं है, बट उसको छोड़ देना इशू है. राइट. तो बेसिकली अब मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स क्या कहते हैं कि सर ये आप कैसी बात कर रहे हो, अब बच्चा तो दूध पीते सो जाता है. नहीं सर, बच्चा दूध पीते सोता नहीं है, आप सुला देते हैं. हर चाइल्ड का एक पैटर्न होता है कि वो इतने बजे उठता है, इतने बजे सोता है, ये खाना पसंद करता है या वो खाना पसंद करता है. किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो आपको थोड़े टाइम में अपने चाइल्ड का एक पर्टिकुलर पैटर्न समझ में आ जाएगा कि हमारा बच्चा जनरली 10-11 बजे कहीं भी हो, इवन इफ वी आर एट अ पार्टी और समथिंग, शोर हो रहा है, कुछ भी हो रहा है, कहते हैं पेरेंट्स कहते हैं लुढ़क जाएगा, वो सो जाता है.
अगर वो सो जाता है, आपको धीरे धीरे उसके पैटर्न समझ में आ जाएंगे कि इतने बजे सोता ही है, तो आप उसके हिसाब से उसे मील प्रोवाइड कीजिए। जी जी। आपको सोते टाइम ही उसके माउथ में मिल्क क्यों डालना है? फैक्ट। ओके। एंड डॉक्टर, जब जैसे बॉटल फीड, जैसे हम खाना खा रहे हैं, हम 1-2 घंटे पहले खाना खाते हैं, डिनर की अगर मैं बात करूं, तो वैसे ही हम बॉटल फीड दे सकते हैं, उसके बाद क्लीन करना ज़रूरी है बच्चे का माउथ? सी, अगर बच्चा बहुत छोटा है तो जस्ट यूज़ अ कॉटन स्वैब, ओके। ठीक है, उसे थोड़ा सा आप वेट कर लें और उसका माउथ जो है वो क्लीन कर दें, दैट्स फाइन। अगर बच्चा क्या कहते हैं थोड़ा बड़ा है तो एटलीस्ट आप उसे कहीं बाहर हैं या कहीं भी हैं तो उसे गार्गल तो करा सकते हैं। ओके। और ये एडल्ट के लिए भी है। अगर आप ब्रशिंग नहीं कर पा रहे हैं, एटलीस्ट ट्राई कि जब भी आप खाना खाएं तो गार्गल, रिंस योर माउथ प्रॉपरली, तो ताकि जो फूड पार्टिकल्स है वो स्टक ना रह जाएं। ओके। एंड मोस्टली जैसे कि हम लोग आजकल ब्लेम करते हैं, ज़्यादातर लोग ब्लेम करते हैं कि ये शुगरी सब्सटेंस ज़्यादा खा रहा है या ये चीज़ें ज़्यादा खा रहा है। आप देखिए कि मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया या फिर कैविटी कॉजिंग जो चीज़ें हैं वो ज़्यादातर वो हैं जो आपके माउथ में डिजॉल्व नहीं होती। अच्छा। सो हैशटैग यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट एक फूड स्टफ बता रहा हूँ मैं आपको, चिप्स, जो डेली उस पे कॉन्टिन्यूसली फीड कराए जाते हैं बच्चों को। आपके चाइल्ड जब भी मतलब स्कूल्स वगैरह जाते हैं, दे हैव वन पाउच विद देम। आप चिप्स च्यू कीजिए, दे डोंट डिसॉल्व इन योर माउथ, दे स्टक। या तो वो दांत में जो चिपके चीज़ रहे, रह गई, उसने अपना काम स्टार्ट कर दिया। जो चीज आपका स्लाइवा या आपकी ओरल कैविटी डिसॉल्व कर सकती है तो वहां प्रॉब्लम नहीं आती। अच्छा। प्रॉब्लम वहां आती है जिस चीज को स्लाइवा डिसॉल्व नहीं कर पा रहा, वो स्टक रह जा रही है लॉन्ग टाइम तक इन बिटवीन योर टीथ्स, सो वहां कैविटी स्टार्ट होती है। राइट। एंड डॉक्टर, ये तो बात हुई कैविटीज़ की। जैसे मिसअलाइनमेंट की बात अगर हम करें तो वो भी अर्ली एज में थम सकिंग से होती है सच में? थम सकिंग इज काइंड ऑफ अ हैबिट। There are a lot of different kind of habits like thumb sucking, lip biting, mouth breathing. There are many more. Okay. So first of all, I want to start with the thumb sucking, yeah, because it's one of a major problem for most of the childs. Thumb sucking start generally क्या होता है कि एक तो oral phase होता है child का, तो thumb डालने की आदत हो जाती है। थम या पूरा हाथ भी डाल लेते पूरा हैं। हाथ, digits, we call them digits, or put the digits in the mouth. और जो प्रॉब्लम का एक्सटेंट है वो कुछ इस तरीके से आप समझ सकते हैं कि एक तो उसका क्या ड्यूरेशन है, क्या फ्रिक्वेंसी है उसकी, और क्या डेप्थ है कि आपका थंब या डिजिट्स जो हैं वो आप कितनी डेप्थ तक प्लेस करते हैं माउथ में। अच्छा। आपकी फ्रिक्वेंसी क्या है थंब सकिंग की, कि बच्चा दिन में 1-2 बार करता है या दिन में बस उसको फ्री टाइम मिलानी और थंब इज इनसाइड। और क्या कहते हैं, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि एडवर्स इफेक्ट कितने आएंगे। अच्छा। जनरली हम लोग कंसीडर करते हैं कि अप टू द एज ऑफ 4 इट्स फाइन, आफ्टर दैट द वर्स रिजल्ट स्टार्ट्स। ओके। सो थंब सकिंग इज, yes, it's one of a very bad habit. It will deteriorate the whole oral cavity in a worse way. So try कि आप वो हैबिट अगर है तो उसे किसी भी तरह स्टॉप करें, उसे छोड़ाएं। Generally it is because of oral phase or anxiety or insecurity in the child. So basically they are in case of infants or toddlers, if it is there, there are some solution that are available. Like आप फेमाइट सॉल्यूशन यूज कर सकते हैं. It is one of a very good solution that you can put on the thumb, and it's very bitter in taste. So it will help it will discourage the child from doing that thing. Okay. So आप वो यूज कर सकते हैं. अगर आप थोड़ा सा ये है क्योंकि घर में नानी दादी या कुछ है और आप इस तरीके का सॉल्यूशन यूज कर रहे हैं और उससे बेसिकली नानी दादी को ये लगता है कि यार ये क्या केमिकल्स मेरे बच्चे के अंदर डाल रहे हो आप, यू कैन गो फॉर अ नीम ऑयल. ओके. पर डॉक्टर ये कितनी एज के बाद, जैसे अभी तो बच्चा वीनिंग करता है 6 महीने से उसके दांत आने शुरू होते हैं, तो 1 साल बाद ये प्रैक्टिस करें या पहले से ही, क्योंकि बच्चे तो 3 महीने से शायद शुरू हो जाते हैं थंब लेना? नहीं, जरूरी नहीं है हर बच्चा शुरू हो जाए. अच्छा. इट्स नॉट विद द एवरी चाइल्ड. ओके. ठीक है. जनरली क्या कहते हैं, जब इतने छोटे बच्चे में अगर आप देखेंगे तो वो तब स्टार्ट होता है या तो उसे भूख लग रही है और वो आपको कन्वे नहीं कर पा रहा,
देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन चाइल्ड्स. एक बच्चा होता है जिसे भूख लगती है वो रोता है. कुछ बच्चे होते हैं कि मतलब थोड़ा सा किया, किसी ने नहीं ध्यान दिया, उन्होंने अपने आप को सेल्फ सेटिस्फेक्शन पे ले गए. राइट. सो आपको अगर बिगनिंग में भी अगर कर रहा है तो ट्राई टू डिस्करेज द चाइल्ड. ओके. ताकि वो हैबिट उसके अंदर परमानेंसी की तरफ ना जाए. क्योंकि सी nowadays childs are much more smarter than our generation. That's a big fact. There are certain appliances that are available also in the market to stop thumb sucking. हाँ, वो mittens आते हैं. Mittens आते हैं. There are certain kind of straps are there. और हम थोड़ा सा एक homemade तरीका भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि you can provide a long sleeves. आपने लॉन्ग स्लीव टी शर्ट वगैरह पहना दी बच्चे को जिससे उसके हाथ ढक गए. ठीक है. तो वो चीजें हेल्प कर सकती हैं आपको. ठीक है. क्योंकि जैसे जैसे बच्चा, देखिए अगर आपने बिगनिंग से ही उसे डिस्करेज नहीं किया तो बच्चे में ये आदत कब परमानेंसी की तरफ चली जाएगी आपको पता भी नहीं चलेगा. और उस टाइम पे जब वो समझदार हो जाते हैं ना, दे नो हाउ टू बाईपास यू. Right. And once they know how to bypass you, it will be very difficult for you कि मतलब वो हैबिट आप उससे डिसकंटिन्यू करा सको. Right. And डॉक्टर, लिप बाइटिंग का कितना इम्पैक्ट है? और आपने बोला कि माउथ ब्रीदिंग भी मिसअलाइनमेंट कर देती है दांतों का. माउथ ब्रीदिंग बेसिकली causes multiple caries. Okay. Saliva is a very big protector of your teeth. You open the mouth breather have dry mouth. बैक्टीरिया स्टार्ट्स. तो माउथ ब्रीदिंग को कैसे रोके? बार बार मुंह बंद करते रहें? बेसिकली देखिए, इन बिगनिंग इट इज फाइन. कुछ बच्चों को बेसिकली बिगनिंग में क्या होता है कि अगर आप देखेंगे कि वेदर जैसे चेंज होता है या कुछ भी होता है, सो अ चाइल्ड व्हेन देयर इज अ कोल्ड, उसको जुकाम है या कुछ भी है, तो वो नेजल ब्रीदिंग एफिशिएंटली नहीं कर पा रहा. जी. ये एडल्ट्स के साथ भी होता है. जी. दे ओपन द माउथ एंड रिलैक्स देमसेल्फ एंड स्टार्ट ब्रीदिंग. So that's the majorly issue. Okay. So यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होती है. कभी कभार आप एडल्ट्स में देखेंगे कि माउथ ब्रीदिंग की प्रॉब्लम होती है कि इस पे कोई ध्यान नहीं देता है इतना, कि समझ में ही नहीं आती. लेकिन बाद में कभी अगर किसी ने चेक कराया तो सम पीपल फाइंड इट कि उनका नेजल सेप्टम डेविएटेड है. राइट. इस वजह से एक नॉस्ट्रिल प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है एंड सांस तो लेनी है, माउथ ब्रीदिंग स्टार्ट. तो मुंह खोल के अगर हम किसी को सोता हुआ देखें तो मजाक ना उड़ाएं, एटलीस्ट शो सम कंसर्न और आइडियली उसको चेक कराना चाहिए. यस, बिल्कुल. ओके. तो अब बात करते हैं डॉक्टर थोड़े स्पेशल किड्स के बारे में. मतलब जो बच्चे ऑटिज्म, डाउन सिंड्रोम से डील कर रहे हैं, उनमें देखा जाता है कि उनके दांत थोड़े मतलब ज़्यादातर खराब होते हैं. ऐसा क्यों है और क्या कर सकते हैं पेरेंट्स उनको हेल्प करने के लिए? ये फैक्ट है कि जो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम से रिलेटेड चाइल्ड्स हैं या स्पेशल चाइल्ड्स हैं, द चाइल्ड हैविंग अ डाउन सिंड्रोम, उनकी ओरल हेल्थ काफ़ी ख़राब होती है. मेरे पास काफ़ी बच्चे मैंने आए हैं जो मैंने देखे हैं कि जिनकी बहुत डिग्रेडेड ओरल हेल्थ है. बट द सर्टेन थिंग्स आर दैट कि आप ऐसे बच्चों को अगर आप इंस्ट्रक्शंस देंगे या कमांड देंगे, सो दे वोंट फॉलो इट. वो आपकी कमांड उतनी प्रॉपरली समझ नहीं सकते. और हो सकता है कि आप उन्हें ब्रश दें या सिखाएं. कोशिश आप कर सकते हैं कि आप उनके हाथ में इमिटेट करने की, बेसिकली आप खुद ब्रश करें और उनके हाथ में ब्रश दें, तो हो सकता है वो इमिटेट करें उसको. अच्छा. सो दैट्स हाउ यू कैन हेल्प देम टू लर्न इट. और उनकी लेकिन फिर भी वो इतना प्रॉपरली नहीं कर पाते, तो उनकी ओरल हेल्थ इतनी अच्छी नहीं होती है. तो ऐसे केसेस में ट्राई टू गो फॉर अ चेकअप्स. और इन केसेस में अगर कोई भी ये अपनी प्रॉब्लम्स भी आपको प्रॉपरली कन्वे नहीं कर पाते हैं, डाउन सिंड्रोम्स के पेशेंट्स काफ़ी हद तक, तो उन केसेस में आप पीडियोडोंटिस्ट की हेल्प ले सकते हैं. देयर इज़ अ फैसिलिटी विच इज़ कॉल्ड एज कॉन्शियस सीडेशन. नाइट्रस ऑक्साइड सीडेशन इज़ देयर, जिसको यूज़ करके बच्चे की एनजाइटी काफ़ी हद तक रिलीव कर दी जाती है. बच्चा रिलैक्स हो जाता है और एक डॉक्टर को अलाउ करता है कि वो अपना एक प्रॉपर वर्क या चेकअप कंडक्ट कर सके. So if there is any concern like that, so ask for a conscious sedation or any help regarding your child to the doctor. ओके. एंड डॉक्टर, अगर अब हम थोड़े बड़े बच्चों पे जाएं, जैसे 4 साल से लेकर 10-12 साल तक, अगेन द स्टडीज आर अलार्मिंग, राइट? 60 to 80% बच्चे इस एज ग्रुप में आर गोइंग थ्रू डेंटल प्रॉब्लम्स अगेन. और ये कैविटीज से लेकर मिसअलाइनमेंट भी है.
तो इनके भी सेम रीजंस तो नहीं हो सकते, क्योंकि छोटा बच्चा तो अलग है और ये सब खा रहे हैं, तो क्या रीजंस हैं एंड इनके प्रिवेंशंस क्या हैं? सी एडल्टहुड में बेसिकली जो सबसे कॉमन है और वो आप देखोगे कि हर बच्चा बल्क में फीड लेता है उन चीज़ों की आज के टाइम पे, जंक फूड। दैट्स अ मेजर अलार्मिंग थिंग। और आप रिपीटेडली हर डॉक्टर्स को, चाहे वो गायनी हो, चाहे वो किसी भी तरह के डॉक्टर्स हों, उन्हें रेगुलर ये बात कहते सुनोगे कि ट्राई टू अवॉइड जंक फूड्स। दे आर मैनी हेल्थ इश्यूज दैट कैन अकर बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स। सो वो बहुत बड़ा एक फैक्ट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। एंड बेसिकली जो माल अलाइनमेंट आप कह रहे हो, मिस अलाइन टीथ या माल अलाइन टीथ जो आप कह रहे हैं, आप जो ये बात कह रहे हो, हाँ ये फैक्ट है बिल्कुल, कि इतनी परसेंटेज ऑफ एडल्ट्स आर सफरिंग फ्रॉम दीज थिंग्स। जनरली होता क्या है कि जो अवेयरनेस है वो बिगनिंग में क्या होता है, डेंटिशियन पे कोई ध्यान नहीं देता कि ठीक है दूध के दांत हैं, टूट जाएंगे, कल तो नहीं आनी है। लेकिन अगर आपकी जैसे ये थंब सकिंग की एक हैबिट जो मैंने अभी आपको बताई थी, वो एक बहुत बड़ा कॉज है माल अलाइन टीथ का। फिर पेशेंट ज्यादातर डॉक्टर के पास आता है कि मुझे अपने बच्चे के दांत थोड़े बाहर लगते हैं। अब वो उस टाइम की प्रॉब्लम को कंसर्न नहीं लिया गया, तभी वो आज आ गए। अच्छा, आपने उस चीज को सोचा ठीक है, मेरा बच्चा क्या, मैंने 2 और बच्चे भी देखे थे कल करते हुए, तो इट्स ओके फॉर मी। ये जो इट्स ओके फॉर मी है, तो फिर वो आप फ्यूचर में उसके लिए पे करते हैं। ओके। और क्या कहते हैं, आपने अपने डेसिडुअस डेंटिशन की प्रॉपर केयर करनी है, दूध के दांतों की प्रॉपर केयर करनी है। सी देखिए, जो आपके दूध के दांत हैं वो आपके जो सक्सेसर हैं, जो परमानेंट टीथ है, जो कल आने वाले हैं, उनके लिए एक प्रॉपर स्पेस और जगह रोक के रखते हैं। अगर वो अर्ली टूट जाएंगे, चले जाएंगे, तो कल को जो टीथ आएंगे वो अपनी प्रॉपर पोजीशन पे ना आके गलत डायरेक्शंस में आएंगे। अब वो गलत डायरेक्शन में आएंगे तो बाद में आपको उन्हें ठीक कराना पड़ेगा जी। तो आप शुरू से प्रिवेंशन लेके चलिए, प्रिकॉशन लेके चलिए, सो एवरीथिंग विल बी फाइन लेटर ऑन। डॉक्टर, ये आप बहुत इंटरेस्टिंग बातें बता रहे हो, पर जब मैं रिसर्च कर रही थी तो आई ऑल्सो रेड कि ये जो थोड़े बड़े बच्चे हैं 4 साल से लेकर 10 साल तक, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम, अबाउट 60 to 80% ऑफ दीज किड्स हैव सम और द अदर डेंटल इश्यूज़। क्या ये सेम इश्यूज़ होते हैं, और अगर हाँ तो अब क्यों हो रहे हैं, एंड अगर ना तो और क्या इश्यूज़ हैं जो आते हैं और क्या प्रॉब्लम्स हैं, एंड हाउ डू यू प्रिवेंट देम? सी अगर आप इस एज ग्रुप में बच्चों को देखेंगे तो ज़्यादातर अगर आप देखिए कि जो कैविटीज़, अगर सीरियसली हर बच्चा रेगुलर चेकअप के लिए जाए तो उन्हें पता चलेगा कि 50 to 60% ऑफ इस एज ग्रुप के बच्चों में आपको 1 or 2 कैविटीज़ मिल जाएंगी आराम से, जो कि इनिशियल स्टेज में है, अभी वो पेनफुल स्टेज में नहीं पहुंची हैं, लेकिन अगर ट्रीट ना की जाए तो डेफिनेटली वो उस स्टेज तक पहुंच जाएंगे। अब ये रेगुलर चेकअप्स हों तो आपको पता चले। सेकेंडली, 40 to 60% जो पेशेंट्स हैं, इस एज ग्रुप के पेशेंट्स हैं, उनमें आपको स्वॉलन गम्स, जिंजिवाइटिस की प्रॉब्लम मिल जाएगी, ठीक है, जो लेटर ऑन अगर ट्रीट ना करी जाए तो पायरिया, जो बहुत कॉमन टर्म है, पेरिडोंटाइटिस कहते हैं मेडिकल टर्म में उसको, वो भी कॉज कर सकता है, ठीक है, जिससे एक बैड ब्रेथ की एक परमानेंट प्रॉब्लम आपको मिल जाती है। ओके, ठीक है। माल अलाइन टीथ, 30 to 40% ऑफ पेशेंट्स में अगर वो चेकअप के लिए जाएं तो उन्हें पता चलेगा यस दे हैव अ माल अलाइन टीथ। 30 to 40 मतलब 100 में से 40 लोगों को तो दांत खराब ही हैं। 30 to 40% इजीली, 30 to 40% में इजीली आपको माइल्ड टू सीवियर कैटेगरी ऑफ माल अलाइनमेंट मिल जाएगा, जो कि पेनफुल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आपके जो बाइट है, जो आपके टीथ हैं, उन्हें डिटेरियोरेट कर देता है। जैसे कि आपके बिगनिंग में दांत हल्के टेढ़े मेढ़े थे, आपने ध्यान नहीं दिया, और यही बच्चे धीरे धीरे करके इन चीज़ों को इग्नोर करते रहे, बट एट द एज ऑफ 40-45 उनका कंसर्न क्या आता है कि दांत घिस गए हैं, छोटे हो गए हैं, क्योंकि वो बाइट इतनी परफेक्ट नहीं थी, तो वो बाइट ही अपने आप दांतों को डिस्ट्रॉय करना शुरू कर देती है। डॉक्टर, ये जो मिस अलाइनमेंट आप बोल रहे हो, ये जो स्पेस होता है दांतों के बीच में, या बहुत ज़्यादा क्लटर्ड होते हैं, ये भी मिस अलाइनमेंट का ही एस्पेक्ट है? यस, दिस इज ऑल्सो अ मिस अलाइनमेंट, ओके, कंप्लीटली। ओके। और जो दूसरा एक इन बच्चों में आता है
आप 20 to 30% ऑफ पेशेंट्स में एक चीज़ देखेंगे, ट्रॉमा। ज़्यादातर ये उन पेशेंट्स में आपको दिखेगा जिनके दांत बाहर हैं, बचपन में गिरे, दांत बाहर थे, फ्रंट टीथ ट्रॉमा हुआ, एंड मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, दर्द तो नहीं है, खून वून तो नहीं निकला, चलो ठीक है, थोड़ी आइस पैक लगाया, सब लगाया, एंड दे लीव इट। अच्छा, मतलब वो टूटा नहीं तो इसलिए किसी ने टूल नहीं दिया, बट हाँ, दिखाना ब्लड नहीं चाहिए। आया, ठीक है, स्वेलिंग थी, आइस पैक लगाया, कुछ लगाया, वी गिव, कहते हैं ना कि वो केमिस्ट पे गए, एक मेडिकेशन बाय की, वी गिव दैट पर्टिकुलर मेडिकेशन टू द चाइल्ड एंड शी और ही इज नाउ फाइन, तो ठीक है, डॉक्टर पे जाने की कोई जरूरत नहीं है। बट वो ट्रॉमास जो हैं आपके टीथ के, वो आपके 10 इवन 15 ईयर्स बाद निकल के आते हैं। सम आई एम ट्रीटेड राइट नाउ, आई हैव स्टार्टेड ट्रीटिंग अ गर्ल 2 days बैक, उनके 7 to 8 ईयर्स की एज में ट्रॉमा हुआ था, तो आज वो 22 ईयर्स की हैं जब मैं उन्हें ट्रीट कर रहा हूँ। अब दर्द उठा। हाँ, नाउ देयर इज अ प्रॉपर cyst inside the bone that we are treating right now. We might have to go for a small surgery that we called as episectomy to treat that particular tooth. तो मतलब अगर दांत ना भी टूटे और हिले भी नहीं, फिर भी एक बारी दिखा आप लेना प्लीज चाहिए। गो टू अ डॉक्टर सो दैट वो आपको एक राइट एडवाइस दे सके कि आज पर्टिकुलर अभी जो कंडीशन है कि उसको आप किस तरीके से मॉनिटर कर सकते हैं कि कल को अगर दिक्कत हो तो प्लीज, अगर ऐसी कुछ कंडीशन दिखाई दे, जैसे कि एक मोस्ट कॉमन चीज होती है इन ट्रॉमा वाले टीथ में कि आपका पर्ल वाइट टूथ है, मान लीजिए बचपन में जब 7-8 साल की उम्र में आपका दांत टूटा है, धीरे धीरे आप क्या देखेंगे कि आपके टूथ का जो शेड है वो चेंज होना शुरू हो जाएगा, स्लाइटली येलो, देन ब्राउन, एंड देन इट स्टार्ट मूविंग टुवर्ड्स ब्लैक। Okay, and that is not cavity. That is not cavity. That was because of the trauma, and now the infection is building inside that bone below that teeth, so it's alarming. Wow, that's helpful and very informative. डॉक्टर, अब हम बात करते हैं आपकी जो एक और एक्सपर्टीज़ है, आपने अपने रिस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री को एक स्टेप आगे बढ़ाकर इम्प्लांटोलॉजिस्ट का भी वो टैग हासिल किया है। तो इम्प्लांट्स, ब्रेसेस, ये सब जब हम बात करते हैं इस बारे में तो बड़ा ही दर्दनाक सा फील होता है और डर लग जाता है कि ओहो अब क्या होने वाला है। तो क्या है ये, व्हाट एग्जैक्टली डू यू डू एंड इज इट रियली पेनफुल? सी नाउ डेज आप एक चीज़ भूल जाइए, वो पुराने ज़माने की बात हुआ करती थी जब आप कहते थे वो मैं रूट कैनाल कराने जाऊंगा या मैं टूथ रिमूव कराने जाऊंगा तो इट विल बी वेरी पेनफुल। नाउ डेज वी ट्राई टू प्रोवाइड एज पेनलेस प्रोसीजर एज इट कैन बी। Nowadays we practice pain-free dentistry. Okay. So there are lot of good medications and good quality anesthesias are there, जिसको यूज करके हम लोग काफी पेनलेस डेंटिस्ट्री प्रोवाइड कर देते हैं, जिससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है पेशेंट्स को। हाँ, a little bit of discomfort is always there. Implants is a purely surgical procedure that अगर मैं आपको बहुत simple language में describe करूँ तो implant is a metal part that we drill the bone and place inside it. So it's a pure surgical procedure, but it is painless and it is very effective procedure for restoration. Okay. कि अगर आप ये चीज़ देख लीजिए कि अगर किसी पर्सन का एक भी टूथ नहीं है, अगर एक भी टूथ नहीं है, पुराने ज़माने में वो डेंचर्स पहने जाते थे, उसमें प्रॉब्लम्स आती थी कि मैं बात करती हूँ तो बेटा ये हिलता है, मैं उस दिन जोर से खांसी तो ये थोड़ा बाहर ही आ गया। तो ये सब प्रॉब्लम्स के, और उनसे प्रॉपरली च्यू नहीं कर पाता था पेशेंट। वो कहते थे खा लेती हूँ लेकिन, या खा लेता हूँ, वो कंफर्ट नहीं है। तो उन सब चीज़ों को कंप्लीटली रिप्लेस कर लेता है इम्प्लांट। ओके, तो आप एक नया दांत लगा देते हाँ। हो। और ब्रेसेस में अब इवॉल्व कैसे हुए हैं ब्रेसेस? मतलब पहले तो वो स्टील जैसा नज़र आता रहता था, और बहुत बच्चों को ब्रेसेस लगते थे। तो क्या ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए ही हैं, और अब क्या नया आ रहा है ब्रेसेस की इंडस्ट्री में? सी इट्स अ बिग मिथ जो कहा जाता है कि ब्रेसेस सिर्फ बच्चों के लिए हैं। सी अगर आपका ओरल हाइजीन अच्छा है, आपकी गम कंडीशन अच्छी है, टूथ कंडीशन अच्छी है, या आपकी बोन कंडीशन अच्छी है, सो इवन इफ यू आर 30-40 गो फॉर ब्रेसेस, नथिंग टू वरी, डोंट वरी इट अबाउट एट ऑल, यू कैन गो फॉर द ट्रीटमेंट एंड देयर आर सो मच प्योर गुड एडवांसेस नाउअडेज। पहले के टाइम में तो दैट मेटल ब्रेसेस की कंप्लीट मेटलिक स्माइल प्रेजेंट होती थी, तो उससे हर किसी के मन में यही रहता था कि यार अब तो एडल्ट हो गए, अब
वो मेटलिक स्माइल लेके थोड़ी जाएंगे ऑफिस. बट नाउ देर इज द एनवायरमेंट विच इज कॉल्ड एज क्लियर अलाइनर्स. बहुत सारे लोग जो ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे वो इनविजिलाइन के नाम से उन्हें जानते होंगे, विच इज अ कंपनी, इट्स अ ब्रांड. द मॉडलिटी we use to treat this problem is clear aligners. Okay. So clear aligners आप किसी भी एज पे यूज कर सकते हैं अगर आपकी ओरल कंडीशन या ओरल हेल्थ एकदम परफेक्ट है. इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है और ये एब्सोल्युटली कंफर्टेबल होते हैं. डिफरेंस, मेजर डिफरेंस जो इसके अंदर है कि आपके जो मेटल ब्रेसेस या किसी भी तरह के और ब्रेसेस जिसके लिए आप जाते हैं तो दे आर फिक्स. दे आर पर्टिकुलर प्रिकॉशंस दैट यू हैव टू टेक ड्यूरिंग द ट्रीटमेंट. Okay. And they are not short treatment for braces. Okay. They are like from 1 year, 1.5, 2 years, 2.5 years. They are long treatments. Okay. और ज़्यादातर लोगों को ये लगता है कि भाई इतने लंबे precautions कौन निभाएगा. So in that case, aligners are very helpful. क्योंकि because aligners you can remove at your own will. Okay. आप एटलीस्ट जो आपके फूड क्रेविंग्स हैं आप उन्हें सेटिस्फाई कर सकते हो. Right. You just remove the aligners, enjoy the food and then put it back. They start working again. Okay. Okay. So इनका basically ये होता है कि हम पूरे पेशेंट्स को यही कहते हैं कि try to wear it 24 hours a day. Meaning of 24 hours means कि except meals you have to wear them aligners. Okay. Okay. और इसमें ऐसे रेगुलर चेकअप्स की रिक्वायरमेंट्स नहीं होती हैं aligners में. The concerned doctor will provide you the sets. Like if your treatment requires 20 sets, so we'll provide the 20 sets to the patient. The patient has to change herself or himself at every 15th day. And the treatment continues. Okay. आप 2 to 3 months में भी अपने कंसर्न डॉक्टर के पास जाके चेकअप करा सकते हैं. तो डॉक्टर बात करते हैं रेगुलर चेकअप्स की, राइट? मतलब डेंटिस्ट के पास जाने में कोई भी डरेगा. मेरे को लगता है कि ये एक ऐसे डॉक्टर हैं जो बहुत खूबसूरत भी दिखे अगर तो भी फिर भी एक बारी को लगता है कि दर्द होने वाला है आज. तो बच्चों को भी आप बोल रहे हो कि रेगुलरली आना चाहिए. राइट. कैसे अपने आप को प्रिपेयर करें? और आजकल जैसे हम गूगल रिव्यूज़ पे बहुत भरोसा रखते हैं तो हम गूगल रिव्यूज़ देख लेते हैं कि ये डेंटिस्ट के क्या हैं और किसी भी डॉक्टर के, उन पे रिलाई करें या हमें कुछ और भी देखना चाहिए अपने आप को कंफर्टेबल करने के लिए? अगर आप बच्चों की बात करें तो बच्चों को लाने के लिए तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन इज द थिंग. आप बच्चे को थोड़ा सा एक्सप्लेन करें कि हम कहाँ जाने वाले हैं, क्यों जाने वाले हैं, किस प्रॉब्लम के लिए आपकी जा रहे हैं, अगर नहीं जाएंगे तो इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं. इस तरीके से अगर आप बच्चे को एक्सप्लेन करेंगे ही और शी विल अंडरस्टैंड एंड कम अलोंग. राइट. ठीक है. उसके बाद आपके डॉक्टर जो कंसर्न डेंटिस्ट है उसकी ड्यूटी है कि वो वहाँ से आपके बच्चे को कैसे कंफर्टेबली ट्रीट करता है और कैसे उसको एग्जीक्यूट करता है पर्टिकुलर ट्रीटमेंट को. सो उससे मत डरिए. ट्राई टू बी अ गुड पेरेंट. एक्सप्लेन एवरीथिंग टू द चाइल्ड. आज के बच्चे बहुत समझदार हैं, दे विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग. और हमें चेकअप्स के लिए कहा जाता है कि एटलीस्ट वंस अ ईयर तो आप रेगुलर चेकअप कराएं, जिससे एटलीस्ट अगर कोई भी बिगनिंग है किसी चीज़ की, इनिशियल स्टेज पे है, तो वो पता चले और आप वर्स ट्रीटमेंट्स या वर्स कंडीशंस की तरफ ना जाओ जिससे आपको ज़्यादा डर लगता है. राइट. अब रही बात कि गूगल रिव्यूज़ देखें, क्या देखें, कैसे राइट डॉक्टर चूज़ करें. सो आई टेल यू वन थिंग, मेक योर सेल्फ अवेयर. सी, आप डॉक्टर को चूज़ करने से पहले आप डॉक्टर की एटलीस्ट नाम, डिग्री, ये सब देखें. Is he a certified doctor? Like in Delhi there is a DCI, DDC, Delhi Dental Council. Okay. DCI is Dental Council of India. Right. In Delhi there is DDC. So every certified dentist has to be registered under the Delhi Dental Council. Okay. Then only he or she can practice. Right. So check whether the doctor is a registered practitioner or not. Everything is there online. आज गूगल पे सब कुछ है, तो आप उस चीज़ को चेक करिए, अपने आप को अवेयर करिए और then you can visit the doctors and now Google is there to help you. Right, right. So that was very informative, doctor. Thank you so much. अब हम करेंगे अपना एक स्पेशल सेक्शन जो मेरे पॉडकास्ट का हाईलाइट होता है मोस्टली, वो है रैपिड फायर राउंड. डॉक्टर, मैं एक सेंटेंस बोलूँगी, आपको मुझे बताना है वो मिथ है या फैक्ट है, और अगर वो मिथ है तो आप फैक्ट पे थोड़ी सी लाइट ज़रूर डालिएगा कि फैक्ट क्या है. Are you ready for it, doctor? Go for it.
बच्चों को टूथपेस्ट यूज नहीं करना चाहिए। It's a big myth. Basically, if there are teeth, they need oral hygiene maintenance. राइट। There are different brands that are available nowadays, like चीकू है, हिमालय है, पेडीफ्लोर है, और अकॉर्डिंग टू द एज ग्रुप्स वो सारे एज ग्रुप्स के हिसाब से अवेलेबल हैं, तो आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो देयर आर सिंपल फिंगर ब्रशेस दैट आर अवेलेबल नाउडेज, सिलिकॉन ब्रशेस, आप उन्हें यूज़ करिए। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं कि सर आप तो एडवाइस दे देते हो, करना तो हमें पड़ता है कि हमारा बच्चा तो फिंगर बाइट कर देता है। सो आई टेल देम वेरी पोलाइटली कि सर पेरेंटिंग इज नॉट इजी, यू हैव टू डू इट। आपको बच्चे को सिखाना होगा कि प्लीज डोंट डू दैट, इट इज नेसेसरी, इट इज इम्पोर्टेंट। राइट। आप धीरे धीरे मॉडिफाई करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा। आप खुद ब्रश करिए उसके सामने खड़े होके और उसके हाथ में ब्रश दीजिए। दीज आर द बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक्स, वो इमिटेट करेगा। ओके। सो आपकी भी इम्प्रूव होगी, बच्चे की भी इम्प्रूव होगी। करेक्ट। ब्रशिंग हार्डर क्लीन्स योर टीथ बेटर। वेरी बिग मिथ। लाइक एक कॉमन सा एग्जांपल है जो मैं ज़्यादातर पेशेंट्स को देता हूँ कि अगर आप कभी विलेज वगैरह गए हों तो वहाँ आपने कुआं देखा हो, तो कुएं के चारों तरफ आप देखेंगे जो स्टोन्स हैं उनके ऊपर बड़ी बड़ी लाइनों के मार्क्स मिलेंगे। वो लाइनों के मार्क्स कैसे क्रिएट हुए कि जब आपने रस्सी खींची तो उससे जो स्टोन के ऊपर प्रेशर आया तो उसने उनको कट कर दिया। तो यहाँ जो स्टोन्स है वो आपके दांत हैं और जो वो रस्सी है वो आपका ब्रश है। हार्डर यू गो यू विल लूज द टूथ। राइट। टीथ वाइटनिंग कराने से कोई प्रॉब्लम नहीं आती। इट्स अ फैक्ट। बेसिकली टीथ वाइटनिंग से ऐसे कोई मेजर इश्यूज नहीं आते हैं। अगर आपके एक प्रॉपर सर्टिफाइड डॉक्टर ने प्रॉपर मटेरियल एंड ऑल के साथ अगर करी है तो उससे ऐसी कोई इशू नहीं आते हैं आपके टीथ वाइटनिंग में। हाँ, आप अगर एक ही प्रोसीजर को बहुत रिपीटेडली कराते चले जाएंगे, लाइक यू आर ऑब्सेस्ड विद दैट पर्ली वाइट टीथ एंड यू आर गोइंग एवरी ईयर फॉर इट, सो अगर आप रोटी भी ज़्यादा खा लोगे तो उसके भी साइड इफेक्ट हैं। तो आप अगर कभी कभार कराना चाहते हो देन देर इज नो साइड इफेक्ट सच। ओके। माइल्ड साइड इफेक्ट दैट इज लाइक सेंसिटिविटी ऑफ द टीथ दैट इज विल गो अराउंड 10 to 15 days. Right. Losing teeth is a normal aging process. It's a myth. Basically, if you are maintaining your oral hygiene well, so you can have those teeth for a very longer period of time. हाँ, लेकिन इसको completely myth नहीं कहूँगा क्योंकि कभी ना कभी एज का इफेक्ट कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत तो आएगा। Like if you start losing your bone levels, आपके जो बोन है बोन लॉस स्टार्ट हो जाता है बिकॉज ऑफ द एज, देन देर इज स्लाइट मोबिलिटी दैट स्टार्ट्स इन द टीथ. सो इट्स पार्शियली अ मिथ एंड पार्शियली अ फैक्ट टू बी ट्रू. Implants are not only for older people. Yeah, implants are not only for older people. It's a fact. Basically, if you don't have even a one single tooth, और आप चाहते हैं कि हम उसे विदाउट किसी दूसरा जो ट्रीटमेंट होता है टू रिप्लेस अ टूथ, इज दैट वी कॉल अ ब्रिज वर्क. जनरल टर्म में जो ज़्यादातर पब्लिक जानती है, वी कॉल इट FPD, फिक्स पार्शियल डेंचर. But the normal layman term that all people know is a bridge work. In that case, if you don't have a one tooth, we take the support of adjacent two teeth and we give a 3 teeth fixed set kind of a, that is called as bridge. But the loss of it is that कि आपने एक tooth replace करने के लिए 2 और involve कर लिए. पहले आपके पास एक tooth नहीं था, 10, 15, 20 years बाद जब वो ट्रीटमेंट कभी ना कभी कोई ना कोई ट्रीटमेंट फेल तो होगा या फिनिश तो होगी उसकी लाइफ. यू कांट से कि मैंने ये कर दिया है तो अब लाइफ लॉन्ग आपके दांत कहीं नहीं जाएंगे, ऐसा कोई नहीं कह सकता. तो जब वो फेल होगा तो नाउ यू डोंट हैव 3 टीथ, सो आपने अपना लॉस बढ़ा दिया. तो इसलिए वो एक इम्प्लांट करा एक लेते. इम्प्लांट वहां डलता तो आपके जो एडजेसेंट टीथ है वो अपनी उसी जगह पे रहते और अपनी नॉर्मल एज के हिसाब से अगर एक्सफोलिएट उन्हें होना होता तो होते. राइट. और रही बात कि एज के उसकी, तो हाँ, अब अबव 18 to 20 एनीबडी कैन गो फॉर इम्प्लांट्स. ओके. इम्प्लांट्स सुपर एक्सपेंसिव होते हैं. इट्स अ बिग मिथ, वेरी बिग मिथ. सी, अब एक्सपेंसिव कितने हैं, क्या हैं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड कर सकता है. क्योंकि मैं अभी यहाँ अगर कोई एक कोट बोलूँ तो कहेंगे कि सर ये भी तो एक्सपेंसिव ही बोल रहे हो आप.
तो बट ये डिपेंड्स ऑन द पर्सन, बट ऐसा नहीं है. सी इम्प्लांट्स, अगर आप गुड क्वालिटी इम्प्लांट्स के लिए जाना चाहते हो तो गुड क्वालिटी इम्प्लांट्स स्टार्ट्स अराउंड 20,000 एंड गोज अप टू 65-70,000 पर इम्प्लांट. आई एम सेइंग राइट नाउ हियर. बट इसका मतलब ये नहीं है कि मैं कह रहा हूँ कि सर 65-70 जाओ वही सबसे अच्छे हैं. इम्प्लांट आर डिसाइडेड बाय योर डॉक्टर विच इज़ अ बेस्ट फिट फॉर यू. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके अगर 30,000 वाला यूज़ कर रहे हैं इम्प्लांट तो सर इट्स अ चीप इम्प्लांट, एंड 70 वाला यूज़ कर रहे हैं तो देन ओनली इट्स अ गुड इम्प्लांट. नो, implants are of different variety and category. A doctor choose according to your bone levels कि right implant आपके लिए या आपके future के लिए क्या हो सकता है. So don't think that कि implants are expensive. If you just consult your doctor and he will give you the right guidance. Well, thank you so much, doctor. That was very informative. आप लोग बने रहिएगा हमारे अगले एपिसोड में भी, क्योंकि ऐसे ही बहुत इन्फॉर्मेटिव एपिसोड्स में लेके आने वाली हूँ. और आज का एपिसोड अगर आपने एंजॉय किया हो तो डेफिनेटली कमेंट छोड़िए, लाइक करिए, शेयर करिए. शब्बा खैर एंड टेक केयर.